नमस्कार, मीडिया नई सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम बैठे हैं नोएडा में और हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। आप तो जानते हैं वो बहुत ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। देश में बहुत बड़ी गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम में धांधली हो गई है और पेपर लीक हो गया। और कुछ लोगों का आरोप है सर कि भाजपा में ज़्यादा ये पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? ये जो कुछ लोगों का आरोप है, देखिए जिम्मेदारी सरकार की है जी और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। पहले पुलिस भर्ती का जो चला वो कैंसिल हो गया, इतने सालों बाद निकला वो कैंसिल हो गया। अब जो लोग बच्चे तैयारी करते हैं जी उसके बाद अचानक से ये हो जाना, कई कितने बच्चों ने कितनी कितनी मेहनतें की, तो वो उनका जोश, उनकी जो उमंग, जो उनका उत्साह होता है, सारा डाउन हो जाता है। और कुछ जो नालायक किस्म के तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, और उनको बढ़ावा मिल जाता है। जी तो मेरा निवेदन यही है सरकार से कि ये परीक्षा पुनः कराई जाए, और अगर ऐसा संभव हो कि जो जिस तरीके से ये कैंसिल हुई है इसमें कोई किस तरीके का कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है जिससे उनकी मेहनत खराब ना जाए, जिन बच्चों ने इतनी तैयारी की है उनको इसका भुगतान ना करना पड़े। और जो इसमें तत्व गलत तरीके से प्रवेश कर गए हैं, जिन्होंने ये लीक की है, उनको ऐसा दंड दिया जाए कि आगे से कोई ऐसा करने का ना सोचे। पुलिस भर्ती परीक्षा अभी का हम भूले नहीं थे कि ये नया नीट का आ गया, तो ये आगे से पुनरावृत्ति ना। हाल ही में सर केजरीवाल की जमानत हो गई थी, लेकिन उस पर फिर रोक लग गई है। अभी 3-4 दिन और नहीं आ पाएंगे बाहर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तानाशाही सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि तानाशाही सरकार है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तानाशाही सरकार तब नहीं होती जब कोर्ट उनको बोल देता है कि कल आपकी जमानत हो जाएगी। जी ईवीएम तब खराब नहीं होती जब आपके इतनी संख्या में विरोधी दलों के कैंडिडेट जीत कर आ जाते हैं, तो ईवीएम पाक साफ हो जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है, बड़ा हास्यास्पद है। इसमें ना तो कोई तानाशाही वाली बात है, ना इसमें कोई बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री को इसमें आक्षेप लगा रहे हैं। ईडी का चल रहा है केस, तो ईडी ने अपना हाईकोर्ट में लगा दिया कि हमारी चीज़ों को देखा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, और जल्दबाजी में ये चीज़ कर दी गई। तो हाईकोर्ट बैठा हुआ है, हाईकोर्ट ने इसको स्थगन पर रख दिया कि अभी इसको रिजर्व रखिए आदेश को, 3-4 दिन में इसकी सुनवाई हो जाएगी, तब तक वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। अब उसमें भारत सरकार क्या करेगी या ईडी क्या करेगी? माननीय न्यायालय की बात है। कल तक आप बोल रहे थे, परसों जो ये हुआ, परसों बोल रहे थे कि माननीय न्यायालय का हम बहुत सम्मान करते हैं और न्यायालय ने बहुत अच्छा किया, अभी भी हमको विश्वास है और हम सलाम करते हैं, और एक दिन में ही आप उल्टा बोलना शुरू हो जाते हैं। तो हास्यास्पद चीज़ें हैं, इनको नहीं करना चाहिए। अभी अब आम आदमी पार्टी में किसी व्यक्तिगत नेता का नाम लेता, लेकिन ऐसे अटकतरे बयान, हास्यास्पद बयान, जिन पर एक तरीके से कुछ उनको बोलना, उनको सफाई देना भी ठीक नहीं लगता, उन पर उनकी बुद्धि पर ही तरस आता है। ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। दिल्ली में जल संकट पर कौन जिम्मेदार? जल संकट पर सीधा आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी इनकी है। बड़ी बड़ी बातें कर देना। आप देखते हैं कि जब बरसात शुरू होती है तो बरसात में बाढ़ आती है, और यमुना की सफाई के लिए जब छठ का कार्यक्रम होता है हमारे बिहारी भाइयों का बहुत बड़े स्तर पर, उस समय भी इसकी सफाई नहीं होती। करोड़ों रुपए का बजट पास कर दिया, और 10 साल हो गए सरकार को। इस सरकार ने ना तो सफाई में कुछ किया यमुना में, ना जब बारिश आती है बाढ़ में कुछ किया। अब सूखा, अब पानी कमी हो रही है, ना इस पर कुछ किया। आप आरोप लगा रहे हैं, पहले वहाँ आरोप लगा देते कि हथनी कुंड से ज़्यादा पानी छोड़ दिया, अब वहाँ आरोप लगा रहे हैं कि पानी छोड़ा नहीं गया। तो ये सिर्फ बहाने हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की बातें हैं। इनकी बातों में कोई दम नहीं है, पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। ये बेसिक चीज़ें हैं। पानी तो बेसिक चीज़ है, उसके लिए इतनी आफत हो रही है। दिल्ली में, राजधानी है भारत की दिल्ली में हर टैंकर आता है तो लोग बिल्कुल बावलों की तरह उस पर टूट जाते हैं पानी बाल्टी लेके। मतलब पानी भी आप नहीं दे पाओगे और करोगे क्या? बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। हाल ही में सर गर्मी इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ हो रखी है, क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए जिम्मेदार पब्लिक है, जनता है? क्या कहेंगे आप? जनता जिम्मेदार है ही, जनता के साथ ये सरकार भी जिम्मेदार है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद थी, उनको भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए। हमने जगह जगह हाईवे बना दिए, सुगम रास्ते बना दिए, सारी चीज़ों का आह्वान कर दिया, लेकिन पेड़ हमने काट दिए। ये 30 साल पहले बोला गया, 30-40 साल पहले, कि अगर पेड़ कटेंगे तो हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का ये हाल होगा, वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अब पेड़ आप देखिए, एक सीधा सा आंकड़ा ये है कि एक व्यक्ति पर 5 पेड़ होना चाहिए। तो जितनी जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या, इंटू 5 कर दीजिएगा, और हो उल्टा रहा है कि 5 पेड़ क्या, 5 व्यक्तियों पर 1 पेड़ आ रहा होगा। तो पेड़ों को जो कद दोहन हो रहा है, वन जंगल जो खत्म हो रहे हैं,
और जो हाईवे बन रहे हैं, होना ये चाहिए कि जो पेड़ लगे हुए हैं उनको उठाकर, हालांकि कुछ जगह अब ऐसा शुरुआत की है इन्होंने कि पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, पेड़ों को वहाँ से निकालकर जड़ समेत दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। तो मेरी तो भारत की जनसंख्या से 140 करोड़ की जनसंख्या है, 100 करोड़ इसमें जिम्मेदार नागरिक होंगे ही होंगे। उनको पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों को लगाने के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि सूरज की जो किरण पड़ती है सीधा, वो पेड़ उसे दोहन करता है, उसको फिल्टर करता है, फिर सारे में उसको फैलाता है, बादल आते हैं, बारिश होती है। अब पेड़ नहीं होंगे तो एसी लगाए जाइए, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं करोड़ों, उनका आप देखिए सारे सब में एसी लगे हुए हैं, गर्मी फेंक रहे हैं, घरों में, इंडस्ट्री में, हर जगह एसी चल रहे हैं, तो उसका हाल तो खराब होना ही होना है, आज नहीं तो कल होगा। इस तरीके से अगर रहा तो कुछ लाखों सालों में पृथ्वी पर लग रहा है कि इंसान का वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर बहुत त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, जनता को भी इसमें योगदान देना चाहिए और सरकार को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए कि पेड़ों की कटिंग, जो पेड़ हैं वो कटेंगे। हाईवे जो बने हैं, नई नई चीज़ें, अब जैसे ये हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, पेड़ों की जो कटाई हो रही है वो कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दें और उस तरीके से लगाने। और जो रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, उस वजह से बहुत पेड़ काटे गए। अब ये जो कंक्रीट के महल खड़े कर दिए हैं महानगरों में, पेड़ काट दिए, कंक्रीट के महल खड़े कर दिए। अब कंक्रीट के महल जो कबूतर खाने बना दिए एक तरीके से, उन पर आप किस तरीके से अब ऊपर वाले, देखिए प्रकृति के हिसाब से आप नहीं चलेंगे, नेचर के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो नेचर आपके हिसाब से नहीं चलती। ये प्रकृति का ऐसा सिद्धांत बनाया हुआ है ऊपर वाले ने कि आपको इसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। और इंसान नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है। ना तो बाढ़ पर इसका रोक लगती है, जब बारिश का टाइम आता है तो जगह जगह बाढ़ आती है। अभी आपने देख लिया भ्रष्टाचार इतना है कि बिहार में 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर दूसरा पुल टूट गया है, और ये पुल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि ये टूट गया है। वहाँ आप देखिए कि जो अटल वो है, वहाँ पर भी दरार आ गई है। जिस तरीके से सर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है देश में, और जिस तरीके से जनसंख्या भी बढ़ रही है, इस पर भी कोई ना कोई कानून सख्त बनना चाहिए ताकि जनसंख्या कम हो। और पेड़ पौधे जिस तरीके से काटे जा रहे हैं उसका भी फर्क पड़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण बिल की तो बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से, लेकिन अब इस तरीके, अभी प्रधानमंत्री की पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं, मुझे नहीं लगता वो खुल के इस तरीके के कुछ काम कर पाएंगे। और ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे जो करेक्टर हैं, ऐसे चरित्रों का अभी कोई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा अनुमान है, जैसा इनका पूरा इतिहास रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को फिर भी किसी तरीके से ये जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून पास करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया राम मंदिर बनवाकर। जो लोगों ने ये हवा फैला दी है कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, मैं पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बीजेपी हारने की बात चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ हार गए हों। अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी, अयोध्या में बहुत अच्छे स्तर पर बीजेपी जीती है, क्योंकि फैजाबाद विधानसभा है। फैजाबाद विधानसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, उन 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाओं में बीजेपी हारी है। वो उनकी अपनी कमियां रही हैं, योगी जी की बात ना मानने का रिजल्ट मिला है। लल्लू सिंह वहाँ के जो विधायक थे, नाकारा विधायक थे, 10 साल से विधायक थे, किसी की सुनते नहीं, कोई काम नहीं किया। और योगी जी ने उनको चेंज करने के लिए बोला, ऐसी 28 सीटें हैं जो योगी जी ने बोला, योगी जी के पर कतरने के लिए, इनडायरेक्टली उनको डाउन करने के लिए, कि सेंटर से जो भी हैं उन्होंने ऐसा खेल खेला, योगी जी की बात ना मानने का। और राजपूतों की जो नाराजगी रही, राजपूतों की बकत नहीं सुनी। अब राजपूतों की नाराजगी की वजह से और बीजेपी की सीट कम होने की वजह से आप देखिए आज राजपूतों का वर्चस्व है। माननीय राजनाथ सिंह जी को जिस तरह के सम्मान किया जा रहा है, जो चीज़ें दी जा रही हैं, पहले उम्मीद नहीं थी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि अडवाणी जोशी जी की लाइन में ही राजनाथ सिंह को ले आएंगे, तो वो इस तरीके से अच्छा ही हुआ कि इनको सबक मिल गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए राजनीति है। योगी जी की बात मानी जाती तो वो सारी सीटें निकल सकती थी, माननीय राजा भैया की बात मानी जाती, सारी सीटें निकल सकती थी। 18 सीटों पर आसपास राजा भैया का हो रहा है, और राजा भैया की इन्होंने इनडायरेक्टली नाराजगी झेली। जो 2-2, 4-4 जिलों के नेता हैं, उनके मुंह से कुछ भी चीज़ कहलवा देना और बुलवा देना उनके क्षेत्र में, जिसकी वजह से बीजेपी को झेलना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी को इसमें दखल देना चाहिए और ये जो बिल है इसको पास करना चाहिए। और नीट का जो एग्जाम है, जो वो छात्रों को नहीं किसी तरीके से इसका जो दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है, वो नहीं भुगतना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए। पुलिस भर्ती जो परीक्षा है वो भी पोस्टपोन हो गई है, उसको भी अब नए सिरे से फिर लाना चाहिए। पहले ही 2018 के बाद में कोई भी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई नहीं है, अब हुई है 5 साल में आके, वो भी पोस्टपोन। और रेलवे में जो खाली पद है उनको भी भरना जाना जरूरी है। जी, रेलवे में क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, कोई सरकार पूरी तरीके से कम नहीं कर सकती बेरोजगारी, महंगाई को, लेकिन कुछ कमी तो ला सकती है। उस पर प्रधानमंत्री जी को अब नए सिरे से इस 30वें कार्यकाल में सोचना चाहिए, जिससे हमारे ये युवाओं का देश है, किसानों का देश है, किसानों का सोचिए, युवाओं का सोचिए, और उसके बाद ही आप सारी चीज़ों को बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का
मोदी जी जैसे करेक्टर का, जिसने पूरी दुनिया में डंका बजाया, उसका 1.25 लाख से जीतना बनारस में, ये एक तरीके से चेतावनी है आपके लिए। और बनारस के आसपास सीटें भी आप गंवा चुके हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए। राम मंदिर के ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अयोध्या के अलावा आप 4 सीट हार चुके हैं, क्योंकि वहाँ जाति का मत करना। और आपने सोचा कि मोदी जी के नाम पे ही सब लोग जीत जाएंगे, हम तो मोदी जी जिंदाबाद हैं, हम कुछ करें ना करें जीत जाएंगे। ये गलतफहमी आपको दूर कर देनी चाहिए। आप काम करेंगे तभी जीतेंगे, काम नहीं करेंगे तो एयर कंडीशन रूम में बैठकर आप राजनीति नहीं कर सकते। तो योगी जी को और मोदी जी को, जो आपके सांसद विधायक हैं, उस पर नजर रखना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के जी लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार को भी चकित रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। जो क्षेत्र में जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, विधायक सांसद, वो जनता के बीच में जाते नहीं है, काम नहीं करते उनका, इस पर भी चौकन्ना रहना चाहिए। फिर हम किसी खास बात पर मिलने के लिए देखना मीडिया न्यूज़ में हम्बीर सिंह नोएडा।